स्टार्ट करते हैं क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट। आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे और ये अप्रैल मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर का होगा। टॉप 100 न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्टली आज हम लोग टॉप 100 न्यूज़ देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं क्लास को। आप लिखना चालू करें, आप लोग इसको धीमा करो बेटा। ठीक है, वॉइस क्लियर है, एकदम क्लियर है, वॉइस एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड। सो नाउ इसको धीमा करो बेटा, इसको हटाओ, फिर दूसरा देखो अपना। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड वी आर हियर टू स्टार्ट द करंट अफेयर एंड टॉप 100 करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे विच इज रिलेटेड टू द दिस मंथ, यानी जो आपका बैक मंथ गया है। लाइक अगर अपन बात करें तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। करंट अफेयर है ना, अगर हम देखें तो अप्रैल मंथ 2026 का है। अपॉइंटमेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे। टॉप 100 न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी शुड सी द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस मंथ। सो क्या क्या अपॉइंटमेंट्स रहे बेटा। अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है कौन कौन बड़ी बड़ी कंपनीज में कौन जो है आपका अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ के तौर पे, या कोई अगर इंस्टीट्यूशन है लाइक इंडिया की बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसमें किसको चीफ बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट अप्रैल मंथ में कितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लोज द फैन सो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फिगर्स को हम लोग यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीईओ, किस कंपनी के। सीईओ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, ये कौन है? दैट इज द कंपनी विच इज एप्पल। एप्पल कंपनी है, आप देखे होंगे इसके मोबाइल वगैरह एप्पल के आते हैं, बहुत सारे जो है आपके लैपटॉप वगैरह आते हैं। तो सॉफ्टवेयर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हुआ करती है। और इसके जो आपके सीईओ बनाए गए हैं जॉन टेरोनस बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, जॉन टेरोनस वाज बिकम द सीईओ ऑफ द एप्पल कंपनी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट करंट अफेयर है, सभी ने इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स द पॉइंट इज क्लियर और नॉट, बताओ यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? yes, तो अपने अपॉइंटमेंट्स में देखा, पहला अपॉइंटमेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, और इसके अंतर्गत हमने देखा स्टूडेंट्स की एप्पल के जो सीईओ हैं दैट इज अ इंपॉर्टेंट कंपनी और इसके बना दिए गए हैं, इनका नाम है जॉन टेरोनस। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड आपकी अपॉइंटमेंट क्या है स्टूडेंट, देखो सेकंड अपॉइंटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा, सेकंड में हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश में हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? आप जानते हो अभी बांग्लादेश जो है आपका पड़ोसी देश है, और बांग्लादेश में अभी हाई कमिश्नर इंडिया का कौन अपॉइंट हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। तो बांग्लादेश में इंडिया का हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट किया गया है? दिनेश त्रिवेदी। नोट कर लीजिएगा, दिनेश त्रिवेदी बिकम द हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, लिखो जल्दी से। सबने अपनी कॉपी पे ध्यान देना है, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर घुमा फिरा के बोलना नहीं है, शुरुआत सामने देखना है। ठीक, तो यहाँ पे अपने आगे बढ़ेंगे ना बेटा। yes, तो अपन फिक्की देखेंगे। फिक्की इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का अध्यक्ष कौन बना है? अनंत स्वरूप। नोट कर लो, फिक्की एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के अंतर्गत काम करती है। फिक्की आपका जो बेसिकली है एक आपकी फेडरेशन है जो कि वर्क करती है इंडिया लेवल पे, और इसका क्या अपॉइंट किया गया है? सीईओ बनाया गया है, या फिर आपके जनरल बनाए गए, सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं, दैट वाज अनंत स्वरूप। तो थर्ड नंबर पे कौन है? अनंत स्वरूप। फिक्की के क्या बने हैं? चीफ बने हैं, सेक्रेटरी जनरल आपके अपॉइंट किए गए हैं अनंत स्वरूप। ये बात नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। नोट कर लीजिएगा, राज्यसभा आप जानते हैं भारत में एक राज्यसभा है। राज्यसभा का जो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, who appointed the chairman of the राज्यसभा, then the right answer is students किसको अपॉइंट किया गया है? आपके हरिवंश
नारायण सिंह, ये हरिवंश नारायण सिंह, सब लिखा दूंगा, पहले इसको पॉइंट को नोट करते हैं। चलो जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो पहले से जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करो, ठीक है, ठीक है, लिख लो इसका नाम पहले इनके लिखो, हम आपको सारी पॉइंट बताएंगे, जल्दी से करिए आप लोग, ठीक है, हाँ ओके बेटा, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, नोट करो। फिक्की के बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की। और फिक्की क्या है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है इसका, आप चाहें तो चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हरिवंश नारायण सिंह, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ, देखो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ, नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है बेटा स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ, फिक्की का फुल फॉर्म लिख लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक, चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है, सॉरी कांग्रेस नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द फिक्की, ठीक, और फिक्की का अध्यक्ष से बनाया गया है, आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, आनंद स्वरूप है जो इसके चीफ बनाए गए हैं, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, ठीक। फिक्की बनी कब थी, लिख लो 1927 में बनी थी, 1927 में इसको फॉर्म किया गया था फिक्की को, और एक लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, क्या है, लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, largest business organization, that was FICCI, and what is the full form of FICCI, Federation of Indian Chambers of the Commerce and Industry, okay। so नंबर 4 पे अपन आएंगे, डिप्टी चेयरमैन की बात करेंगे राज्यसभा की, तो आपके हरिवंश नारायण सिंह बने। फिर देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इराक के जो है आपके प्रेसिडेंट कौन बने, आप जानते हैं इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, ठीक, इराक की कैपिटल बगदाद है, और इराक के जो बनाए गए हैं क्या, क्लास नोट कर लीजिएगा, क्या बोलिए, इराक के प्रेसिडेंट निज़ार अहमदी को बनाया गया, नोट कर लीजिएगा, इराक के बनाए गए हैं प्रेसिडेंट, नोट कर लो, अभी रिसेंट में इनकी नियुक्ति हुई है, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, वॉइस वाला एक बार चेक करते रहिए, है ना, सभी ने पॉइंट्स को नोट कर लें, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ा तेज करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा पॉइंट है जो हमें डिस्कस कराना है। पीएम ऑफ हंगरी, आज हमने हंगरी के बारे में बात करी थी स्टूडेंट्स, हंगरी की सभी लोग बताएं, हंगरी की कैपिटल क्या है, आज मैंने बताया था आपने, टुडे आई विल डिस्कस मॉर्निंग क्लास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, एनीवन कैन टेल द कैपिटल ऑफ हंगरी, सो यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन द मॉर्निंग क्लास, यू डोंट अंडरस्टैंड ना, तो आपने क्यों, हाँ यस गुड, देख लो, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, एंड हंगरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, है ना, और यहीं पे आपको कौन सी घास पाई जाती है, दैट इज पुस्ताज इज ऑप्टेन देयर, ठीक। हंगरी, ये देखिए यहाँ के पीटर मैगियार, इसके बगल में स्टेपी मिलती है, हाँ, यहाँ के पीएम जो है क्या बनाए गए हैं, नोट कर लीजिएगा, यहाँ के पीएम कौन बनाए गए, क्लास बताओ, यहाँ के पीएम कौन अपॉइंट किए गए हैं, दैट वाज पीटर मैगियार, सर ऊपर लिखा दीजिए। एंड अगर अपन बात करें यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, मोसाद के चीफ कौन बनाए गए हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्टूडेंट नोट कर लें। मोसाद पहली बात है क्या, तो नोट कर लें। ऑर्गेनाइजेशन है। मोसाद जो है एक स्पाई एजेंसी है। यस सर। देख लो स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्पाई एजेंसी है। और ये कहाँ की स्पाई एजेंसी है, दैट इज यू नो आपकी इजराइल की। यस सर। इजराइल की क्या है आपकी, ये आपकी जो है स्पाई एजेंसी है, दैट इज मोसाद। एंड मोसाद याद रखिएगा, मोसाद इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्पाई एजेंसी दुनिया की टॉप 1 स्पाई एजेंसी है। रोमन गॉफमैन को बनाया गया है चीफ। किसका, बोलो सर, किसका चीफ बनाया गया है, आपके मोसाद का चीफ बनाया गया है। दैट वाज रोमन गॉफमैन। सो द पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? यस सर। अपॉइंटमेंट्स के जो भी आपके अप्रैल मंथ में हुए हैं, अपन ने इनको डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। अब अपन आगे बढ़ेंगे एंड अप्रैल मंथ का जो आपका रेस्ट पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी ने? थोड़ा तेजी से करें, जिनका नहीं हो रहा है थोड़ा तेज करें, ठीक है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड a lot of things are there which we covered in this session, so you should be fast. याद रखिएगा मोसाद के बारे में। अब चलो थोड़ा सा आपको पॉइंट बताते हैं। वर्ल्ड लिख लो, वर्ल्ड्स, हेडिंग आलो लिखो बेटा, लिखो वर्ल्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लो वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट स्पाई एजेंसी। अब हम पढ़ेंगे दुनिया की जितनी भी स्पाई एजेंसीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत पहला नाम आता है जो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंडिया की। कौन कौन सी है पहले आप लोग बता दो, इंडिया की कौन कौन सी है? दैट इज IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ, क्या नाम है इसका? इंटेलिजेंस ब्यूरो। देख लो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और दूसरी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ओके स्टूडेंट्स। ये आउटर इंडिया को देखती है, यस सर, यानी एक्सटर्नल इनपुट्स को गैदर करती है, एक्सटर्नल इनपुट्स को। 1968 में बनी थी ना? यस बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1968 में इसको फॉर्म किया गया था। अब इंडिया चैनल की, ठीक है, गुड, नोट करो। ये आपका एक्सटर्नल इनपुट्स को गेन करती है। इनपुट्स मतलब जितने भी जो भी आपकी जानकारी है इंटरनली देखती है, एक्सटर्नली, तो ये एक्सटर्नल देखती है। और इंटरनल कौन देखता है? इंटरनल देखता है आपका IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये इंडिया की हो गई। अब लिखिए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट एंड द पॉइंट इज सेकेंड हम देख रहे हैं आपका बगल का कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का स्पाई एजेंसी कौन है? दैट इज ISI। ISI एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है आपकी ISI है, जो कि पाकिस्तान की जो है आपका क्या है, स्पाई एजेंसी है। जो कहां की है बोलो? पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है। नोट कर ले, पॉइंट्स को अच्छे से करें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और हम लोग चालू करेंगे ISI के बारे में, नोट कर लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI? तो लिख लीजिएगा, ISI का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। लिख लो, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। This is an organization, okay, which works for the पाकिस्तान के लिए काम करती है। और इजराइल की अभी मैंने आपको बता दी है, इजराइल की कौन है स्टूडेंट? मोसाद, दैट इज मोसाद।
अब यूएसए की लिख लो स्टूडेंट्स, यूएसए की कौन कौन सी स्पाई एजेंसी हैं? USA, CIA, दैट इज CIA बोले तो सेंट्रल इजराइल में एक ही है। हाँ इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की मोसाद। ठीक, और ये आपकी है FBI, दैट इज नोन एज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सर आप बताएं। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, USA, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स अब अपन आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। हो गया, डन हो गया। सर वो यूएसए का लिख दो। यूएसए का जल्दी लिख लो, अब फिर लिखो यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, दैट इज यूके। यूके बोले तो क्या? यूके बोले तो क्या? यूनाइटेड किंगडम, यानी आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की कौन सी है स्टूडेंट्स, नोट कर लो, ब्रिटेन की कौन सी है बेटा? ब्रिटेन की लिख लो, ब्रिटेन। ब्रिटेन की कोई बताएगा? MI6, 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 MI5। MI का मतलब है मिलिट्री इंटेलिजेंस, लिख लो मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, MI5, that is known as MI5 and MI6, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो these are the important organization which are relate to the spy agencies, okay? so वर्ल्ड लेवल पर अपन देख लिए, सारी चीजों को मेंशन कर लिए, मिलाने के लिए आपके एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट current affair which is most important, which is related to the April month, okay? so now we are here to start the points, awards in April month। डाल दीजिए हेडिंग, अवार्ड्स इन अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में कौन कौन से अवार्ड किस किस को मिले हैं? दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, सो यू शुड बी प्रिपेयर द अवार्ड्स या ऑनर्स ऑफ द अवार्ड ऑनर्स ऑफ दिस मंथ, ओके? सो कौन कौन से इस मंथ में अवार्ड्स मिले हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके? सो राइट डाउन द पॉइंट्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, अवार्ड एंड ऑनर्स ऑफ दिस मंथ, अवार्ड एंड ऑनर्स ऑफ दिस मंथ, ओके? चलो चालू करते हैं और वॉइस को एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रेक लिख लिए, ये है ब्रेक थ्रू प्राइज, ये मैथ्स के फील्ड में दिया जाता है स्टूडेंट्स। किस फील्ड में दिया जाता है? मैथ्स के फील्ड में। और ये किसको मिला है? फ्रैंक मर्ले को मिला है। नोट कर लीजिएगा, फ्रैंक मर्ले को अवार्ड मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक थ्रू लिख लो सर, जल्दी से लिख लो, ब्रेक थ्रू अवार्ड 2026 किसको मिला है? ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको मिला है स्टूडेंट्स? नोट कर लीजिएगा, ब्रेक थ्रू अवार्ड मिला है आपके फ्रैंक मर्ले को। नोट कर लो, फ्रैंक मर्ले को अवार्ड दिया गया है। लिखो जरा सा, पहले पॉइंट लिखो पहले। ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है आपका एक प्रकार का प्राइज है जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है स्टूडेंट्स, और मैथमेटिक्स के फील्ड में ये आपका दिया जाता है। लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। और पहला पॉइंट, बातें नहीं होनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। वॉइस को क्लियर कर लीजिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को देखते हैं। एशिया में एक अवार्ड होता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, क्या है? सो अगला, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? नेम इतना लेट लिख रहे हो। अगला नाम लिखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गोल्ड मैन
इन्वायरमेंटल प्राइज देख लो, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज एशिया के फील्ड एशिया में दिया जाता है और ये बॉरेन किम को दिया गया है, ये पर्सन है जिनको मिला है ये। दिस इज द अवार्ड व्हिच इज इन एनवायरनमेंट फील्ड, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। और एनवायरनमेंट के फील्ड में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, दैट्स व्हाई ही गॉट इट द प्राइज दैट इज बोरेन किम। तो बोरेन किम को ये आपका अवार्ड मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। एशिया में दिया जाता है, ये भी बात याद रखनी है। इट इज गिवन इन द एशिया में दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला अवार्ड नोट कर ले सभी लोग, गोल्डमैन, क्या बोलेंगे बोलो? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ठीक। ये ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, लिख लो। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन नोबल, लिख लो। इसी अवार्ड को ग्रीन नोबल कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन नोबल, है ना, ये नोट कर लीजिएगा। ये ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एनुअल प्राइज है, याद रखिएगा बेटा, एनुअल प्राइज है ये, ठीक है। एनुअली दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो ग्रीन नोबल। हाँ, अगला इसमें जरा एक बार चेक कर लो, वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अवार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड। ग्लोबल ग्रीन आइकन, लिखो, ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड। And this award is most important award students, and it is given जे संतोष कुमार को दिया गया है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड, नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड, नोट करो जल्दी से, नोट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिखो जल्दी से, लिखिएगा। अगला अवार्ड लिखिएगा, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड। थोड़ा तेज लिखें आप लोग, जिन लोगों का आरआईएमसी का पेपर है वो एकदम कॉशियस होकर के लिखें। करंट अफेयर में ये पक्का है, श्योर 110% यहां से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये बेटा राज्यसभा के एमपी हैं, कौन? संतोष कुमार। क्या है ये? राज्यसभा मेंबर हैं, एमपी हैं ये। क्या है? लिख लो, एमपी हैं, ठीक है। ये एमपी हैं। 17 अप्रैल 2026 को इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, नोट कर लीजिएगा। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स क्या है ये बोलो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, लिख लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको ये अवार्ड दिया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दैट वाज जे संतोष कुमार। एंड नेक्स्ट अपना देखिएगा, लाउरेस सो कहते हैं लाउरेस स्पोर्ट्स वुमेन। तो लाउरेस स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है? आर्याना, लिख लीजिएगा, आर्याना सबालेंका। और आपको पता है आर्याना सबालेंका किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? बताइए दिव्यराज। टेनिस, लिख लो, टेनिस से बिलोंग करती है ये महिला, ठीक है। 2025 टेनिस खेलती है ये, टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड है, नोट कर लीजिएगा, टेनिस से स्पोर्ट से है। आर्याना सबालेंका कहाँ से बिलोंग करती है, किस कंट्री से? सर्बिया से। देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। आर्याना सबालेंका टेनिस स्पोर्ट प्लेयर है और इनको अवार्ड दिया गया है लाउरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो लाउरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, लिख लो, आर्याना सबालेंका। सर जी, हाँ, सो जे संतोष कुमार का हमने क्या पॉइंट लिखा? ये लिखाया था बेटा, ये एक जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारत में जो आपकी राज्यसभा है उसके एमपी है ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेलारूस से बिलोंग करती है, लिख लो, बेलारूस से बिलोंग करती है, नोट कर लो, बेलारूस से बिलोंग करती हैं आर्याना सबालेंका। और इनको अवार्ड मिला है लॉरेस स्पोर्ट्स वुमेन का, ठीक है। क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं, इतना याद रखिएगा। और बहुत अच्छी प्लेयर है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ये, ठीक है। आपके 4 ग्रैंड स्लैम है, एक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक आपका यूएस ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन, चारों को जीत चुकी है ये महिला। क्या नाम है इनका? आर्याना सबालेंका, याद रखिएगा।
तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे करंट अफेयर क्या कह रहा है। MS स्वामीनाथन अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है बेटा, नोट कर लीजिएगा। MS स्वामीनाथन नाम अगर आपने ना सुना हो तो मैं बता दूं MS स्वामीनाथन सर के बारे में। कहते हैं MS स्वामीनाथन सर को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो क्लास? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन? MS स्वामीनाथन। यस तो सर। पहले जरा सा MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट कर लो। देखो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लो। और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है वो भी मैं समझा देता हूँ। पहले MS स्वामीनाथन के बारे में पॉइंट समझ लो। MS स्वामीनाथन ये इंडिया से बिलोंग करेंगे, नोट कर लो। यहाँ देखिए आप लोग, इंडिया से बिलोंग करेंगे, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। सब लोग यहीं पे यहाँ पे ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे लिखो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, ये बात नोट कर लीजिएगा। और ये भारत में कहलाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। फादर ऑफ वर्ल्ड में लिख लो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वर्ल्ड में नॉर्मली लिख लो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये फैक्ट है, देख लीजिएगा, वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? लिख लो ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? नोट कर लीजिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड फर्स्टली गिवन बाय, लिख लो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड फर्स्टली गिवन बाय किसने दिया था ये वर्ड? कोई बताएगा क्लास में? नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड दिया है आपके विलियम क्वाइन। देखो ये वर्ड दिया है आपके विलियम गॉड ने। यस सर, विलियम गॉड। देख लो विलियम गॉड ने वर्ड दिया था, विलियम गॉड ने। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, विलियम गॉड ने ये वर्ड सबसे पहले दिया था। विलियम गॉड, GOAD है ये, GOAD गॉड। विलियम गॉड ने वर्ड दिया था, कौन सा वर्ड? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना है। और एग्रीकल्चर में बेसिकली जो हमारा राइस है, व्हीट है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। दिस इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड दिस वर्ड इज फर्स्टली गिवन बाय विलियम गॉड, है ना। एंड हु वाज द पर्सन हु फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? देन द राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन। सो दैट MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। यू कैन से दैट, ओके, यू कैन से दैट। अब देखो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, कोई बात नहीं, अभी बाद में मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो, पहले समझ लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में आया, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया इंडिया में? ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो 1966 से 70 के बीच में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया भारत में। और भारत में जब आया बेटा तो भारत में किस एरिया में इंप्लीमेंट होता है, ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे सबसे पहले इंप्लीमेंट होती है? एंड दिस इज द रीजन वेयर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड। तो ये रीजन था जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन किया गया। सबसे पहले वेस्टर्न यूपी, लिख लो वेस्टर्न यूपी। रीजन पहले लिख लो, रीजन कहाँ पे इसका जो है, रीजन कहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया? दिस इज द रीजन कौन सा था? लिख लो वेस्ट यूपी में कौन कौन से जिले आते हैं? मेरठ आता है, यानी मेरठ वगैरह ये वाले रीजन आते हैं, ऊपर वाले, इधर वाले। और अगर हम बात करें प्लस आपका पंजाब, लिख लो बेटा पंजाब, प्लस आपका हरियाणा, इन सब रीजन में आपकी क्या लगी थी? सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन लगी थी। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसके प्रोडक्शन के बढ़ाने की बात करी गई थी? राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी स्टूडेंट्स, एंड साथ में व्हीट के प्रोडक्शन की बात करी गई थी। तो व्हीट के प्रोडक्शन को, राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या लाए थे? हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या लाए थे? दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। नोट कर लीजिएगा। और ये किस रीजन में आई थी? हरियाणा, पंजाब एंड आपका यूपी के मेरठ के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर देखने को मिलती है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से भारत में जो है व्हीट के प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में एंड राइस के प्रोडक्शन में मैक्सिमम जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड थ्रू दिस द ग्रीन रिवॉल्यूशन वी विल यूज द वेल इक्विप्ड। हम क्या करते हैं? वेल इक्विप्ड स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड क्या यूज करते हैं? वेल इक्विप्ड आपके जो मशीनरी है उसको यूज करते हैं। तो मशीन्स का अच्छा यूज होने लगता है ना, अच्छे प्रकार के ट्रैक्टर एंड ऑल जो भी चीजें हैं, और हाई यील्ड वैरायटी के क्या? बीज।
YV क्या हम यूज करते हैं? YV YV वाई, देखिए YV का मतलब क्या यहाँ पे हाई, HYV हाई यील्ड वैरायटी, क्या लिखेंगे? Yes, sir. हाई यील्ड, है ना, Varieties. वैरायटी। Yes, ये sir. सब नोट कर लो, हम बता रहे हैं, दिव्यांग लिख लो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। ये HYV क्या है? हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं, संकर बीज जिन्हें आप कहते हो आज की डेट में, आज आप जिनको संकर कहते हो, आज आप देखो कद्दू का साइज इतना इतना बड़ा हो जाता है, इतना इतना बड़ा साइज हो जाता है, लौकी का साइज इतना इतना लंबा हो जाता है, क्यों? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के हमारे जो है पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ तक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अपन आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे, ठीक है। द पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अब हम देखेंगे दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ आया था। वर्ल्ड। तो द पॉइंट इज कि वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लेके आया था। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले यूएसए और मैक्सिको, यूएसए प्लस मैक्सिको में आपका क्या आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। कहाँ आया था? यूएसए प्लस मैक्सिको में आपका क्या आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था स्टूडेंट्स। और इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नॉर्मन E. Borlaug. नॉर्मन ई बोरलॉग, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लो। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो आपको क्या लगाना है? नॉर्मन ई बोरलॉग। याद रखिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और उनमें से एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था भारत को जो फेस कर रहा था, वो था हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था, और हमें यूएसए से क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स? इंपोर्ट करना पड़ता था। क्या? गेहूं यानी वीट, और जो जानवर वीट को खाते थे कहाँ पे? यूएसए में, वो हमारे देश में आता था, तो हम लोग खाना खाते थे। इतना ज्यादा क्राइसिस थे, इसीलिए आप देखेंगे जो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, कि क्या कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने? जय जवान जय किसान, क्योंकि हमें किसानों को डेवलप करना है। दैट्स वाई हम निर्भर हो सके, भोजन की प्राप्ति हो सके, तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा। बेटा वीट जो है और जो राइस है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी गई थी, और इसमें यूएसए जो है मैक्सिको वगैरह में नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स व्हाई नॉर्मन ई बोरलॉग कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। बट इन इंडिया स्वामीनाथन लेकर के आए थे। दैट्स व्हाई स्वामीनाथन वाज नोन एज द फादर ऑफ green revolution in India. Okay, that's the point. Okay, and who firstly used the words of the green revolution? William God. And किसके प्रोडक्शन की बात करी गई? राइस एंड वीट। एंड किस एरिया में? मेरठ, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा। और यहाँ के लोग क्यों लेकर के इसको इन्होंने किया? क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब रीजन में जो किसान थे वो मजबूत थे, उनके पास बहुत सारी लैंड थी, बड़े बड़े एकड़ जमीन थी उनके पास, और दूसरा ये था कि ये सब आर्मी में जॉब कर रहे थे। और जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, लाइक अगर बात करें 1947 में, तो 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो ये लोग क्या किए थे? इन लोगों के पास अच्छा पैसा था, क्योंकि ये लोग आर्मी में जॉब कर रहे थे, तो इनके पास पैसा अच्छा मिला था इन लोगों को, इसलिए इन्होंने ही अफोर्ड कर पाए इतने महंगे इक्विपमेंट, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्राली एंड ऑल जो भी, ठीक है। तो या जो छोटा मोटा गरीब इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता, जो हाई यील्ड वैरायटी के बीज होते हैं ना, बहुत महंगे मिलते हैं। दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ दिस रीजन आर प्रॉस्परस, जस्ट बिकॉज दे आर द प्रॉस्परस पीपल्स, ओके, सो दैट दे आर इंप्लीमेंटेड दीज रीजन्स। और यहाँ पे आप जानते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, पंजाब 5 नदियों का रीजन होता है, इसलिए यहाँ पर भी पहले इंप्लीमेंट हुआ। ये बात आपके रीजन समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो हमने ये सारा आपको बता दिया है, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, नोट कर लो। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? द प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड द क्या आपके जो व्हीट है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो है आप जानते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है, और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। दिस इज द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। अरे पॉइंट्स नोट कर ले, जैसे नोट कर ले, नोट कर लिया आपने? जल्दी लिखिए।
ठीक है, चलो हैं, 2023 हाँ आते हैं अपने अवार्ड पे। जिन लोगों का छूट गया है टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्लास में यहाँ पे लगी रहेगी, आप लोग इसको देख देख करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपन आते हैं अवार्ड में और यहाँ पर देखते हैं नाम। तो किसको मिला है? CH श्री निवासा राव, CH श्रीनिवास राव को ये अवार्ड मिला है, दैट इज द MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन अवार्ड इज आल्सो अवार्ड व्हिच इज गिवन बाय द फील्ड ऑफ, इफ यू वर्क इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, so that this award is given to you. So this person yani CH Srinivas Rao got it this award, okay, in 2026, in 2026. तो 2026 का MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको गया है? That's the person which is known as CH Srinivas Rao. And now we are going to discuss ICC player of the month किसको चुना गया है? याद रखिएगा संजू सैमसन, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनको चुना गया है संजू सैमसन को क्या प्लेयर ऑफ दी मंथ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे विजडन लीडिंग क्रिकेट वुमेन अवार्ड नोट कर लीजिएगा। विजडन आपका विजडन लीडिंग क्रिकेट वुमेन अवार्ड किसको मिला है? दीप्ति शर्मा मैम को मिला है। काफी अच्छी प्लेयर हुआ करती हैं दीप्ति शर्मा मैम को ये अवार्ड गया है। ऑलराउंडर है, प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर है, नोट कर लीजिएगा इनके बारे में, ठीक है। तो बोथ अवार्ड आर गिवन, है ना, ये सारे जो है क्रिकेट की फील्ड से हैं। आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, आपने सारे पॉइंट्स बेटा समझ में आ रहे होंगे। किसी ने कोई डाउट तो नहीं बेटा? एनी डाउट? चलो नहीं, चलो अब थोड़ा बेटा तेज करो क्योंकि टाइम पे बहुत कम है, वी हैव लेस टाइम एंड मच करंट अफेयर आर देयर, और पूरे मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है, तो थोड़ा तेजी से करो। जिनका छूट रहा है डोंट वरी, जिनका छूट रहा है डोंट वरी, आप लोग बाद में भी कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका। अपन आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फील्ड है, दैट इज द डिफेंस सेक्टर में जो करंट अफेयर बनी है। स्टूडेंट्स नोट कर लो, डिफेंस सेक्टर में जो करंट अफेयर बनी है, सबसे पहले डिफेंस वाला करते हैं। डिफेंस सेक्टर में जो करंट अफेयर बनी है अप्रैल मंथ में, उसको डिस्कस करते हैं पहले, बाद में आगे करेंगे। तो है तो बहुत बड़ा ये करंट अफेयर, 2 लेक्चर में खत्म होने वाला, बट आई विल ट्राई कि अपन इसको कर ले जल्दी से। जो करंट अफेयर बनी है आपकी किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। अप्रैल मंथ में जितना डिफेंस का करंट अफेयर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग RIMC का पेपर देने जा रहे हैं, बी प्रिपेयर, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर आएगा श्योर है, क्योंकि अगले मंथ आपका पेपर है, यानी कि आपका मई जून में पेपर पड़ रहा है 7 जून को। तो अप्रैल का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन फंसेगा। आई विल गिव यू द करंट अफेयर विच इज टोटली। और अगर आपको ये आपको PDF पानी है तो नीचे कमेंट करिए कि सर आई वांट दिस PDF। सो आपको जो है चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू कैन आप वहां से ऑब्टेन कर सकते हो, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं CDF कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, एंड वी आर प्रिपेयर, अपन प्रिपेयर करा रहे हैं आपके CAPF एंड CDS एंड आल्सो NDA, एंड एक बैच हमारा जो कि RIMC के लिए 2 बैच है। तो RIMC में जो आपके करंट अफेयर है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से इसको प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। देखिए 10 क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बी प्रिपेयर फॉर इट बेटा, बी प्रिपेयर फॉर इट स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर फॉर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्लिक 2026 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, देखिए याद रखिएगा, बिटवीन विच कंट्रीज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आएगा कि 10 क्लिक इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो दैट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तरफ आपका इंडिया है एंड एक तरफ आपका क्या है, बोलो सर, एक तरफ उज्बेकिस्तान है। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री मतलब आर्मी का, ये आर्मी का एक एक्सरसाइज है, दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कौन सा, उज्बेकिस्तान। तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, यू टेल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। काहे नहीं याद है कैपिटल, तुमको कहा था मैंने 193 कंट्रीज की कैपिटल याद करनी है, काहे नहीं याद की हो तो लिखो होमवर्क, कल सारी कैपिटल याद करनी चाहिए, लिखो जल्दी से, याद कर लो बाबू, एग्जाम तो आना बहुत नजदीक है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं कहता नहीं, लिख लो जल्दी से। उज्बेकिस्तान की कैपिटल याद करो, उज्बेकिस्तान किसकी कैपिटल है, बताओ उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद किसकी कैपिटल है? ताशकंद किसकी कैपिटल है? मैप कहाँ है तुम्हारा, वेयर इज योर मैप? हाँ देखो, रोया ना करो हर बात पे फालतू में।
इतना सुकुमार बने बैठे हो यार, अजीब बात है। यहीं पे देखो ये लिख जाएगी, गोल्ड बनना है दुनिया ही रहे। क्या लिखा हो उज्बेकिस्तान, क्या लिखा है ये? ताशकंद लिखा है कि नहीं? ताशकंद लिखा है बोलो यार, ताशकंद लिखा है तो लिखो ताशकंद। कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान की? ताशकंद। ठीक है, नोट करो ताशकंद। ठीक, हर क्वेश्चन का बेटा आंसर आना चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तब आप जाकर के RIMC निकाल पाओगे। इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द ऑल क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के आपको आंसर आना चाहिए। जब आपका रिजल्ट 80% होगा देन यू विल गॉट द सिलेक्शन, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज यू कांट गेट द सिलेक्शन। ओके, याद रखिएगा, बी प्रिपेयर फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अगला देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सियाचिन डे। नोट करो सियाचिन डे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिख लो। सियाचिन डे, नोट करो सियाचिन डे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिख लो। सियाचिन कहाँ पे पड़ता है बताओ, क्लास में बताए। वेयर इज सियाचिन? लद्दाख। और आपको पता है कि लद्दाख में ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, और इसको जो है ऑपरेशन मेघदूता, ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था दिवराज? ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था? 1984। देखो 1984 ही होगा। तो सियाचिन, हाँ 13 अप्रैल 1984 लिख लो। 13 अप्रैल 1984 को बेटा याद रखो, 13 अप्रैल 1984 को हमने क्या किया था? ऑपरेशन मेघदूता चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत था क्या? इधर देखो, इधर इधर क्लास देखो, इधर ये आपका है, आपका एक सियाचिन बॉर्डर। बेसिकली अगर हम इस तरीके से देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको समझा दें, इसको समझ लो थोड़ा सा है। देखो ये आपका, मान लो ये आपका क्या है, बेसिकली ये JNK है, और JNK में लद्दाख रीजन में यहाँ पे पड़ता है सियाचिन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सियाचिन है। हाँ सियाचिन ग्लेशियर है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो सियाचिन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्या है बोलो? हाईएस्ट बैटलफील्ड है। देख लो, हाईएस्ट बैटलफील्ड है क्या? बोलो क्लास, हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है क्लास? तुम लोग यार समझ नहीं पा रहे सियाचिन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट। देखो नोट करो, पहले बनाओ, पहले मैप बनाओ। तो यहाँ पे अपन जब मैप बनाएंगे तो मैप कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो रीजन मिलेगा ये वाला रीजन, दैट इज कॉल्ड द सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज कॉल्ड द सियाचिन ग्लेशियर। ये कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्पेलिंग बोलो सियाचिन की। SIACHIN सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर लिख लो। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ठीक, सियाचिन यहाँ पे पड़ता है। सर हुआ क्या? देखो पाकिस्तानी सेना यहाँ पर आकर के बैठ गई। पाकिस्तानी सेना कहाँ गई? यहाँ पे। तो आप जानते हो POK इनके पास है, तो POK से यहाँ आना आसान था, ये लोग यहाँ पे आके आ गए, सियाचिन में आ गए यहाँ पे। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? इनसे कहा कि भाई आप वापस चले जाओ, क्योंकि सियाचिन में किसी का अधिकार नहीं था उस समय। तो ये हुआ कि भाई आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन ये जाने को राजी नहीं थे। तो भारत ने चढ़ाई करी नीचे से ऊपर की तरफ सियाचिन में, और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूता, मेघदूत। और इस मेघदूत में ये बेसिकली चलाया था 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखना जरा समझना। अब क्या हुआ ये कि जब ये मूवमेंट चलाया गया तो बेसिकली याद रखना, तो हुआ क्या कि इसमें हमारे जो सेना थी वो यहाँ से पाकिस्तानी सेना को भगा दिया वापस। ठीक, तो कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग मारे गए, और इस घटना को हम लोग सियाचिन ग्लेशियर की घटना बोलते हैं। और 13 अप्रैल 1984 को घटित हुई थी। तो ये बात आपने रिमेंबर रखनी है, ठीक। और इसको ऑपरेशन मेघदूत याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी रिसेंट में हुआ क्या है, तो यहाँ पे सियाचिन डे के रूप में एसोसिएट किया गया 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को हमने क्या बनाया है? 13 अप्रैल को क्या बनाया है बताओ बेटा? 13 अप्रैल को क्या बनाया हम लोगों ने? स्टूडेंट बोलो। 13 अप्रैल को हमने क्या बनाया है? सियाचिन डे बनाया है। क्या बनाया है? सियाचिन डे।
तो सियाचिन डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है ऑपरेशन मेघदूत के उपलक्ष्य में। फिर अपन देखेंगे व्हाट इज ऑपरेशन हिम सेतु। तो इंडियन आर्मी का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, कहाँ पे, सिक्किम में। एक्चुअली क्या था, सिक्किम में जो है आप देखेंगे इंडियन आर्मी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था सिक्किम, जिसकी कैपिटल गैंगटोक है, वहां पे जो है ये आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, वहां पे डिजास्टर्स कुछ चीजें हो गई थी, लोग फंस गए थे, उनको बाहर निकालना, तो इसी को हमने ऑपरेशन हिम सेतु लिखा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे एक वाडा नामक एक संस्था है। देखो वाडा क्या करती है, क्लास समझना, वाडा क्या करती है क्लास समझना। जैसे तुम प्लेयर हो, अच्छे प्लेयर हो, और तुमने क्या किया, कोई ड्रग्स ले ली खेलने से पहले। इधर देखो, तुमने क्या ले ली, कोई ड्रग्स ले ली खेलने से पहले। इफ यू टेक ड्रग्स तो आपकी जो एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, ज्यादा तेज काम करने लगते हो आप। तो उसी को जो सीबीआई है एंड वाडा ने मिलकर के एक स्पेशल जो है एजेंसी के रूप में ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम अपस्ट्रीम था। बेसिकली सीबीआई और आपका ऑपरेशन, इसका नाम था अपस्ट्रीम। वाडा के साथ मिलकर किया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इधर तुम देख ही नहीं रहे हो, वाडा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई प्लेयर कोई ड्रग्स ले लेता है और परफॉर्म गेम में जाता है तो तेजी से काम करेगा। जैसे मैंने कोई ड्रग्स नहीं ली, और जब मैं दौड़ूंगा तो मैं उतना तेज नहीं दौड़ूंगा, जो बंदा ड्रग्स ले लेगा उसकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। तो वाडा क्या करता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वाडा का फुल फॉर्म लिख लो, एग्जाम में पूछा आता है, वाडा का फुल फॉर्म लिख लो। वाडा है वर्ल्ड, लिख लो बेटा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग, लिख लो वर्ल्ड एंटी डोपिंग। स्टूडेंट लिख लो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। पता है इंडिया में कौन सी एजेंसी है वाडा की तरह, नाडा। नाडा क्या करती है, नेशनल, लिख लो, ये क्या करती है, नेशनल लेवल पे डोपिंग एजेंसी है, एंटी डोपिंग एजेंसी है, नोट कर लो। तो नेशनल लेवल पर एंटी डोपिंग एजेंसी कौन है, दैट इज नाडा। और वर्ल्ड लेवल पे क्या कौन है, वाडा। और वाडा के साथ मिलकर किसने ऑपरेशन चलाया है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसने इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अपस्ट्रीम, जो क्या करेगा, वर्ल्ड लेवल पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स वगैरह लेने में, प्लेयर्स वगैरह, उनको उजागर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सर ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स बेटा जो है आपके वो होते हैं, दैट इज मादक पदार्थ, या आप कह सकते हो लाइक वो हमारे क्या होते हैं, जो कि नशीले पदार्थ, यानी कि जो नशे सर वो होते हैं। नेशनल क्या वजह रखा है, नेशनल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सिगरेट पीते वो भी, सिगरेट में जो नशा होता है कम होता है, लेकिन ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में। आईपीएल में रियाज प्राग ने लिया था। हाँ, तो ड्रग्स जो लेगा उसको जो है क्या होगा, उसको वाडा प्रताड़ित करेगी और नाडा भी उसको दंड देगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा तेज करिए, टाइम नहीं अपने पास, थोड़ा तेज करिए बेटा, बहुत अभी करंट अफेयर है। पूरे मंथ का करंट अफेयर कम से कम 2.5-3 घंटे चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा तेज करो। तुम लोग बहुत स्लो लिखते हो यार, बहुत स्लो लिखते हो। 6th क्लास का पेपर उठा के देखना, 6th 7th का और 9th का, ये सब आती हैं चीजें। और बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, तुम लोग बहुत वीक हो यार, थोड़ा तेज करो। लिखने में भी क्या जो है तुम लोग दिक्कत होती है। सब तो हमने समझा दिया है। हाँ, RIMC में तब पूरा करंट अफेयर ही भरा रहता है। जल्दी करो। तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं आगे। और इवन अगर आप मान लीजिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में बैठते हैं ना, तो ये अगर याद नहीं होगा तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको करंट अफेयर के, तो ये सब आपको प्रिपेयर होना चाहिए ना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच टेलीस्कोप हैज बीन असेंबल्ड बाय द नासा रिसेंटली। पहली बात ये बताओ नासा क्या है,
नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स सर्विस एजेंसी। अच्छा सर्विस। नो सर, सर्विस नहीं। तब जो बना है तुम बताओ दिव्यराज, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल हाँ एरोस्पेस एजेंसी। एजेंसी। तो नेशनल एरोस्पेस एजेंसी है ये। नासा किसका है? यूएसए का है। और ये क्या करता है? स्पेस के फील्ड में वर्क करता है, फंक्शन करता है। इसमें अभी जैसे इंडिया में इसरो है ना, तो इसरो कब बना था? 1969 में। ये कब बना है? 1958 में। और 1958 में ही क्या बना है? डीआरडीओ बना है। ये मैंने आपको कोरिलेट कराया था, बताया था। तो यहाँ पर आप देखो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया है। और ये बेसिकली नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो असेंबल्ड किया गया है नासा के द्वारा, ये इसका नाम है। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट प्लांट सेल फर्मेंटेशन सेंटर लोकेटेड? चेन्नई। नोट कर लो, चेन्नई में आपका इंडियाज फर्स्ट प्लांट सेल फर्मेंटेशन सेंटर लोकेट किया गया है। याद कर लीजिएगा, देयर इज अ इंडियाज फर्स्ट प्लांट सेल फर्मेंटेशन सेंटर, दैट इज इन चेन्नई, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बेटा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। नोट कर लो, डन। यहाँ तक पूरा डन। तो आपका डिफेंस का हमने करंट अफेयर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए हमने अपॉइंटमेंट कर लिया स्टूडेंट्स। हमने क्या क्या कर लिया? अपॉइंटमेंट कर लिया। हमने क्या किया? अवार्ड कर लिए। हमने क्या किया? डिफेंस सेक्टर के करंट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर व्हिच इज रिलेटेड टू। और बचे होंगे बहुत है अभी तो, पूरा ये सब पूरा पढ़ा ही है, पूरे सब पूरे पढ़ा है। अभी और है, नीचे भी है ये, तो अभी बहुत सारे। अच्छा इंपॉर्टेंट डे कर लेते हैं हम लोग अब। चलो अप्रैल मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लें। देखिएगा वर्ल्ड, पहला देखिए इंपॉर्टेंट डेज में पहले लोग क्या लिखा है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। नोट कर लो, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये वॉइस वगैरह आ रही कि नहीं आप लोगों ने क्लियर किया है? ठीक है चलो, जो इसको ओपन करो, लिखो, तुम लोग लिखो बेटा इंपॉर्टेंट डेज में लिखो। पहला वर्ल्ड अर्थ डे, नोट करो वर्ल्ड अर्थ डे, नोट करो वर्ल्ड अर्थ डे। और ये कब का है? 2026 का है। ठीक है, तो लिख लो ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। नोट कर लो। So अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अगर हम बात करें ये कब मनाया गया था स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास लिख लीजिएगा इसका। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे के रूप में हम लोग पहले मनाते थे, और फिर हमने 22 जो है अप्रैल को मनाया चालू किया। दिस इज यहाँ हमने 1970 से स्टार्ट किया है मनाना। देख लो 1970 से स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? 1970 से। देख लो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कब किया गया था? 1970 1970 में। नोट कर लो 1970 में। और अभी कब हुआ है आपका? 1970 के बाद 2026। नेक्स्ट टाइम कब मनाया जाएगा? 2027 22 अप्रैल को। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 1970 लिख लो सही से। ठीक, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, कल्चरल SCO, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन Social- एजुकेशनल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक, अर्थ डे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा थीम इसकी क्या रखी गई थी? थीम आवर पावर आवर प्लैनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। नोट कर लीजिएगा, थीम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं स्टूडेंट्स। बी प्रिपेयर फॉर इट स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर फॉर इट। बेसिकली क्वेश्चंस asked in your exam related to the theme. ठीक है, so now we are here to start the thing which is most important, World Heritage Day. नोट कर लो, World Heritage Day, World Heritage Day लिख लीजिएगा, World Heritage Day काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में हम लोग करेंगे अब।
देखिएगा ये 18 अप्रैल को आपका ये परफॉर्म किया जाता है 18 अप्रैल को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट टॉक एंड डोंट टॉक, ठीक है, फालतू का नहीं चाहिए। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे अपन मनाते हैं 18 अप्रैल को, वर्ल्ड लीवर डे अपन मनाते हैं 19 अप्रैल को। याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे इंपॉर्टेंट है, फालतू का हंसी नहीं चाहिए हमको, फिर बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड लीवर डे नोट कर लो 19 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 24 पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग नोट करते हैं। याद रखिएगा अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट देखो, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देखो इधर है, नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। स्टूडेंट नोट करके लिखिएगा, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिखा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए हम बात करेंगे 19 देख लो, हम बात करेंगे, नोट करिएगा, अब अपन बात करने जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में ना। हाँ पंचायती राज के बारे में कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स नोट कर लो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स नोट कर लो पंचायती राज सिस्टम से। देख लो पंचायती राज सिस्टम, जब भारत आजाद हुआ तो हमने क्या किया, पंचायतों को, क्या कर रहे हो भाई पीछे चित्रांश, व्हाट आर यू डूइंग? तो पंचायती राज दिवस क्या है जरा समझ लो। इंडिया जब आजाद हुआ तो इंडिया ने क्या किया कि आपने इंडिया ने आजादी के टाइम पीरियड में पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया, ठीक, इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ये बात है 1992 1993 की, हमने संविधान में एक संशोधन किया, तो इसको हम लोग कहते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिख लो सभी लोग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया स्टूडेंट्स, क्या किया जरा नोट करिएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी। क्या ऐड ऑन किया जरा देखना, ऐड ऑन क्या क्या किया उसको नोट कर लो। हमने इसमें ऐड क्या किया स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, हमने विलेज पंचायत, विलेज लेवल पे पंचायती सिस्टम को, पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, ठीक, देख लो पंचायती राज सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक। तो अब हमारे, अच्छा देखो डीपीएसपी जो है बेटा, डीपीएसपी बोले तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 क्या कहता है क्लास, आर्टिकल 40 विलेज ग्राम पंचायत की बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायत की बात करता है। तो ग्राम पंचायत की बात करता है आर्टिकल 40। यहाँ पे हमने क्या किया, एक शेड्यूल जोड़ी, एक थी 9th शेड्यूल और एक थी 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल, 11 और 12 है ना, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, दो शेड्यूल हमने जोड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके थ्रू हमने बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, अभी हम इतना ही रखते हैं। ये आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, हाँ ये डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक। और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो अब हम वो वाला कब मनाया था, स्पेस इसी के ऊपर है। तुम लोग पता नहीं कैसे लिखते हो, लिख ही नहीं पाते हो। ये तो हो गया, क्या नहीं मनाया जा रहा, क्या तुमको दिक्कत वही है? वाला पुलिस जो लिख रहे थे इसके ऊपर, ये नहीं ऊपर छूट जाएगा, बाद में लिख लिया करो। बस हो। चलो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट ज्योग्राफी में जो नए नए अपलिफ्टमेंट हुए हैं अप्रैल मंथ में, उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डाल दीजिएगा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर विच इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड है।
इन्वायरमेंट में क्या क्या करंट अफेयर बने हैं उनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट में क्या क्या करंट अफेयर बने हैं उनको नोट कर लीजिएगा। मैं कल सुनूंगा, याद रखना, फिर मैं तोड़ूंगा एक लोगों को, पकड़ ले, जल्दी से याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है मिस्टर यादव। नोट डाउन द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इन्वायरमेंट एंड आपका ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं उनको नोट कर लो। पहला देखो यहाँ पे, विच लेक बिकम इंडियाज 99th, क्या बोलो, रामसर साइट। भारत की कौन सी ऐसी जो है वो रामसर साइट है जो कि 99th बनी है? तो शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, नोट कर लीजिएगा, शेखा लेक बर्ड सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इसको क्या बनाया गया है? रामसर साइट बनाया गया है। भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 99 रामसर साइट हो गए हैं। याद रखिएगा 2 Feb को क्या मनाते हैं हम लोग? रामसर साइट वेटलैंड डे। क्या मनाते हैं हम लोग? वेटलैंड डे। वो वेटलैंड डे है। कब मनाते हैं हम लोग वेटलैंड डे? 2 Feb को, याद रखिएगा। और अभी कितने हमारे जो है रामसर साइट हो गए हैं? 99 हो गए भारत के पास, ये बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए, 2 न्यू रामसर साइट्स वर डिक्लेयर्ड व्हिच स्टेट्स? उत्तर प्रदेश के अभी रिसेंट में हुए हैं, याद रखिएगा, और एक गुजरात का, एक उत्तर प्रदेश का और एक गुजरात का। ये क्या कह रहा है? ये देखो 2 न्यू रामसर साइट है ना, वर डिक्लेयर्ड, जो डिक्लेयर हुए हैं, व्हिच स्टेट? तो आपका एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात का। तो ये उत्तर प्रदेश और गुजरात के 2 रामसर साइट आपके डिक्लेयर हुए हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना आर रिस्क 2050, 90% जो दुनिया की रामसर साइट्स है वो क्या है बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो रिस्क में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? रिस्क में है। और ये रिपोर्ट किसकी है? यूनेस्को की। तो यूनेस्को बता रहा है वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है दुनिया में 90% ये रिस्क में है, और बाई 2050 तक वो समाप्त होने की कगार पे है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। आरएमसी के लिए एकदम रामबाण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, श्योर है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, श्योर है क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर को यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है देखना जरा, ये लिखा है याना केव्स। याना केव्स कहाँ है पता है आपको? विच केव्स डिक्लेयर्ड अ जियो हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट याना केव्स को किया गया है। याना केव्स बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं, नोट कर लीजिएगा। ये क्या करी गई है, नोट कर लो, जियो हेरिटेज साइट के रूप में इनको दर्जा दिया गया है याना केव्स को। नोट कर लीजिएगा, याना केव्स को किसका दिया गया दर्जा? याना केव्स को किसका दर्जा दिया गया स्टूडेंट, बोलो। याना केव्स गॉटेड द डिक्लेरेशन, ठीक है, किसका डिक्लेरेशन मिला है? जियो हेरिटेज का। याना केव्स, ये आपके लिख लो, ये याना केव्स कहाँ मिलते हैं, नोट कर लो। ये बेसिकली बेटा आपके मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केव्स हैं। दे गॉट इट उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोकर्णा, ये आपका कर्नाटका में पड़ते हैं। कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, ठीक है, नोट कर लो। कन्नड़, ये कोस्ट है कन्नड़, कर्नाटका का कन्नड़ कोस्ट है, कर्नाटका में मिलते हैं, कर्नाटका में। याना केव्स कहाँ है? कर्नाटका में। एशियाज लॉन्ग लिख लो, लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर लोकेटेड, ये जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, बोलो बेटा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? राजाजी नेशनल पार्क, नॉट इन इंडिया। एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? यूके में, मैंने पढ़ा है और बताया था कि इनका नाम पड़ा है राजाजी नेशनल पार्क के नाम पे, राजाजी नेशनल पार्क के नाम पर, नेम पर इसको बनाया गया है, ठीक। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है, वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव लिया है वर्ल्ड बैंक ने, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करता है। राजाजी नेशनल पार्क यूके में है, उत्तराखंड में, नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जल्दी करो, क्लास खत्म होने को है, ठीक है। वी आर गोइंग टू एंड द क्लास
and some part which is the rest part of the current affair tomorrow we will discuss. Okay, only 1 hour class is over there. देखिए 1 hour से ज़्यादा हो गया क्या? टाइम हो गया? ठीक है, तो हाँ तो ठीक है, बस 1 hour हो गया, तो बस इतना ही रखते हैं. अभी देखिए इसमें बचा क्या है वो मैं बता दूं. जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं मैं बता दूं उनको अभी क्या क्या बचा है. देख लो बेटा स्टूडेंट, जो लोग यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक हमें बढ़ाना है आपको, फिर हमको इंटरनेशनल रिलेशंस बताने हैं, फिर हमने आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज से जो करंट अफेयर वो बताना है, फिर हमने आपको जो पर्सन इन न्यूज में रहे उनको बताना है. जैसे इसमें चलो पर्सन इन न्यूज देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से. तो पर्सन इन न्यूज बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. देखिए हु वाज लॉन्च्ड द इंक्लूडेड who was included in WEF Young Global Leaders 2026. जय शाह को ये अवार्ड मिला है. जय शाह को अवार्ड मिला है यंग लीडर्स 2026. जय शाह को आप जानते हैं ये मोटा भाई के बच्चे हैं. प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो आप जानते हैं हु बिकम ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2026 अप्रैल में. किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? प्रियंका चोपड़ा को. याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है. हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जिंदल स्टील, तो रणवीर सिंह को बनाया गया है. हु ओन द WWF नेशनल अवार्ड, न्यू फाइटल आईडी जो ऐप है उसमें ये आपके अलीम यूसुफ हैं, याद रखिएगा. फिर आप देख रहे हैं हु टुक 9 विकेट्स इन T20I वुमेन्स में. लॉरा कार्डोसो, इनको मिला है 9 विकेट्स लेने का अवार्ड, इन्होंने गेन किया है. 9 विकेट्स लिए हैं 2020 जो है आपके वुमेन्स में. फिर देख रहे हैं यहाँ पे आपको नंडेला, क्या नाम है, भास्करा राव, वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विच स्टेट, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं. तो पूरा करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है. अभी जो बाकी बचा है टुमारो वी विल डिस्कस. आज इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड नाइट. ओके, सर मैं फोटो जाओ. वीडियो